गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोफोरेसिस मीन्स वैद्युत कण संचरण, कोंगुलेशन और प्रेसिपिटेशन मीन्स स्कंदन और अवक्षेपण, हार्डी सुलजे का नियम, फ्लोक्युलेशन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स वैद्युत अपघट्य का उन्नयन, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स मीन्स रक्षण और रक्षी कोलाइड, गोल्ड नंबर और स्वर्ण संख्या का अध्ययन करेंगे। अब हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब वैद्युत कण संचरण। वैद्युत कण संचरण क्या है? नाम से ही पता चला, वैद्युत कण संचरण, वैद्युत के द्वारा कणों का संचरण मीन्स चलना, प्रभाव मीन्स कोई भी कोलाइडी विलयन है, उस कोलाइडी विलयन में वैद्युत कणों का जो है विद्युत वाहक बल के द्वारा जो प्रभाव होता है, जो मोमेंट होता है, उसे वैद्युत कण संचरण कहते हैं। मीन्स कोलाइडी कणों के विद्युत वाहक बल के द्वारा सतह प्रभाव वैद्युत कण संचरण कहलाता है। मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको पहले समझाता हूँ, तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। हम एक यू आकार की नली लेंगे और उसमें नीचे की तरफ एक जैसे टोटी होती है, इस तरीके से दूसरी एक रबड़ लगा देंगे, पाइप लगा देंगे, और पाइप के जो ऊपरी सिरे पर एक थिसिल फनल लगा देंगे और इसमें एक स्टॉपर लगा देंगे जैसे टोटी को बंद करने का होता है, और इसमें हम कोलाइडल सॉल्यूशन भरेंगे। कोलाइडी सॉल्यूशन के बारे में आपको मैंने बताया था, या तो कोलाइडी सॉल्यूशन धनावेशित होंगे या ऋणावेशित होंगे। तो हम इसमें ऋणावेशित भी ले सकते हैं और धनावेशित भी ले सकते हैं। सपोज करो हमने जो है आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3 का कोलाइडल सॉल्यूशन ले लिया, ये नेगेटिव सॉल्यूशन होता है। ये हमने भर दिया और ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। तो यहां पर हम क्या काम करेंगे, एक सिरे पर एनोड लगा देंगे और एक सिरे पर कैथोड लगा देंगे। कैथोड और एक सिरे पर लगा देंगे एनोड। एनोड पर प्लस आवेश होता है, कैथोड पर माइनस आवेश होता है। और यहाँ ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर हमने वाटर ले लिया। क्या ले लिया? वाटर। वाटर जो है इस ऋणावेशित सोल में इनसॉल्युबल है, मीन्स ये दोनों मिक्स नहीं होंगे, अलग अलग लेयर्स इनमें रहेंगे। आफ्टर द सम टाइम हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये जो ऋणावेशित कोलाइड है ये इधर को गति करना शुरू कर देंगे, मीन्स एनोड की तरफ को ये गति करना शुरू कर देंगे, और इधर का जो लेवल है वो गिर जाएगा और इधर का जो लेवल है वो अप हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत वाहक बलों के द्वारा कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर स्वतः गति कर रहे हैं, अपने आप गति कर रहे हैं, और इस गति को ही वैद्युत कण संचरण कहते हैं। तो किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों का वैद्युत वाहक बलों के द्वारा स्वतः विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर, कैथोड और एनोड दोनों की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोड बोला जाता है, की ओर सतह प्रभाव इलेक्ट्रोफोरेसिस मीन्स वैद्युत कण संचरण कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं नंबर 2, कोंगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। कोंगुलेशन और प्रेसिपिटेशन मीन्स स्कंदन या अवक्षेपण। स्कंदन और अवक्षेपण क्या है? कोलाइडी विलयन में जो ये कोलाइडी विलयन हमने ले लिया, इसमें कोलाइडी कण है, या तो वो धनावेशित होंगे या वो ऋणावेशित होंगे। हम इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट्स डालेंगे, विद्युत अपघट्य। इलेक्ट्रोलाइट डालने पर
वो विपरीत आवेशित होगा। तो क्या होगा, अगर सपोज करिए यही एग्जांपल हम ले लें, फॉर एग्जांपल आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3, आपको अभी बताया था कि निगेटिव सोल है, मींस निगेटिव कोलाइड है, और अगर हम इसमें कोई भी प्लस वाला इलेक्ट्रोलाइट डाल दें, ठीक, तो वो क्या करेगा, उदासीन करेगा। उदासीन होने के बाद इसमें अवक्षेप बन जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। प्रेसिपिटेट होता कैसे है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर, जनरल एग्जांपल की बात करें, आप दही को बिलो लें, बिलोने के बाद जो मक्खन आएगा वो प्रेसिपिटेट होगा, जिसे सरलता से उसकी पुनः प्रारंभिक अवस्था में वापस रिटर्न नहीं किया जा सकता है। और जब आप लैब में प्रैक्टिकल करते हैं तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में जो है, बहुत सारे टेस्ट में प्रेसिपिटेट आते हैं, अवक्षेप आते हैं। अवक्षेप ऊपर भी आते हैं, जैसे परखनली है, मीन्स टेस्ट ट्यूब है, तो इस टेस्ट ट्यूब में अवक्षेप अप साइड में भी आ जाएंगे और ये डाउन साइड में भी आ जाएंगे। हाँ, सवाल है कि अप साइड में कब आएंगे, डाउन साइड में कब आएंगे। दो चीज होती हैं, एक आयनिक प्रोडक्ट होता है जिसे आईपी बोलते हैं, आयनों का गुणनफल, एक होता है एसपी, इंसॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, विलेयता गुणनफल। जब आईपी का मान एसपी से ज्यादा होगा, किसका, आईपी का मान एसपी से ज्यादा होगा, तो अवक्षेप आएगा अप साइड में, ऊपर आएगा। और यदि आईपी का मान एसपी के मान से कम होगा तो प्रेसिपिटेट आएगा डाउन साइड में, बॉटम में, तले में। और यदि आईपी का मान एसपी के मान के बराबर हो जाए तो नो प्रेसिपिटेट, फिर कोई प्रेसिपिटेट नहीं आएगा, टर्बिटरी मींस क्लियर सॉल्यूशन बनेगा। तो अब बात करते हैं हम, तो जब किसी कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य पदार्थ को मिलाया जाए, कोई इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाया जाए, तो उदासीन होने की जो क्रियाविधि है उसे स्कंदन या अवक्षेपण कहते हैं। मीन्स न्यूट्रलाइज हो गया और वो अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो गया, इस क्रियाविधि को स्कंदन या अवक्षेपण कहते हैं। अब बात करते हैं उसके बाद थर्ड पॉइंट है हार्डी-सुलजे रूल। कोई बात नहीं। हार्डी-सुलजे रूल, हार्डी-सुलजे और सुलजे साइंटिस्ट थे। हार्डी-सुलजे ने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जैसे हम अभी स्कंदन की बात कर रहे थे, हमने कोलाइड विलयन लिया और इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला, तो इलेक्ट्रोलाइट डालने पर यहां पर प्रेसिपिटेट बन गया, मींस ये उदासीन हो गए, अवक्षेप आ गया। अब जैसे सपोज करिए AS2S3 का आपने कोलाइडल सॉल्यूशन लिया था, तो इसमें आप बहुत सारी चीज आप डाल सकते हैं, जैसे NaCl का कोलाइड विलयन डाल दें, इलेक्ट्रोलाइट डाल दें, MgCl2 का इलेक्ट्रोलाइट डाल दें, AlCl3 का कोई एज ए इलेक्ट्रोलाइट डाल दें। तो अवक्षेपण कब ज्यादा आएगा, अवक्षेप कब ज्यादा मिलेगा, तो अवक्षेप अकॉर्डिंग टू द हार्डी-सुलजे रूल AlCl3 में ज्यादा मिलेगा। तो हार्डी-सुलजे ने बताया कि किसी भी कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करने के लिए वह आयन प्रभावी होता है जिस पर आवेशों या संयोजकताओं की संख्या अधिक होती है। मतलब अगर आप इनमें देखेंगे तो Cl जो है कॉमन आयन, अब तो प्रभावी आयन कौन हुआ, यहां पर हुआ Na+, यहां पर हुआ Mg++ और यहां पर हुआ Al3+। तो यहां पर जो प्रभावी आयन हुआ वो Al3+ हुआ। क्यों, क्योंकि Al पर 3 आवेश हैं, अर्थात इसकी संयोजकता 3 है। तो हार्डी-सुलजे नियम के अनुसार किसी कोलाइडी विलयन में वह विद्युत अपघट्य अधिक प्रभावी होता है, या अवक्षेप बनाने के लिए वह विद्युत अपघट्य प्रभावी होता है जिस पर आवेशों की संख्या अधिक से अधिक हो या जिसकी संयोजकता अधिक हो। ऐसे ही अगर आप ऋणात्मक सोल ले लें, वो धनात्मक सोल ले लें, तो FeOH का जो होल थ्राइस है वो धनात्मक सोल बनाता है, ये है पॉजिटिव।
पॉजिटिव कोलाइड। अब इसमें यदि हम कोई भी निगेटिव इलेक्ट्रोलाइट डालें, निगेटिव इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने ले लिया NaCl, Na2SO4, Na3PO4 या Na4FeCN6, तो ये कॉमन आयन हो गया, इसका मतलब ये प्रभावशाली हुआ, और इस पर 1 माइनस होता है, इस पर 2 माइनस, इस पर 3 माइनस और इस पर 4 माइनस। तो इनमें जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली होगा वो ये होगा। ये था आपका हार्डी-सुजै रूल। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फ्लोक्यूलेशन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, मीन्स विद्युत अपघट्य का उन्नन मान। उन्नन मान किसका? विद्युत अपघट्य। उन्नन मान क्या होता है? 1 लीटर हमने कोलाइडल सॉल्यूशन ले लिया, 1 लीटर कोलाइडल विलयन ले लिया, और इसमें आप इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो स्कंदन शुरू हो जाएगा, मीन्स प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाएगा, स्कंदन स्टार्ट हो जाएगा। तो स्कंदन कंप्लीट करने के लिए जितनी भी कम से कम मात्रा मिलीमोल की होगी वो उसका उन्नन मान कहलाएगा। मीन्स किसी कोलाइड विलयन कि 1 लीटर कोलाइड विलयन में विद्युत अपघट्य की वह अल्प मात्रा, किसमें? मिलीमोल में, जो स्कंदन पूर्ण करने के लिए पर्याप्त हो, वो उसका उन्नन मान कहलाता है। या किसी विद्युत अपघट्य की मिलीमोल में वह मात्रा जो 1 लीटर कोलाइड विलयन को अवक्षेपित करने के लिए या स्कंदित करने के लिए पर्याप्त होती है, वो उसका उन्नन मान कहलाता है। और उन्नन मान जो होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा स्कंदन क्षमता के, मीन्स या संयोजकता। कहने का मतलब ये है कि जिसमें पावर ज्यादा होगी वो उतनी कम वैल्यू यूज होगी, जब कम वैल्यू यूज होगी तो मान कम आएगा, तो इसका मतलब उन्नन मान उसका कम रह जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोटेक्टिव और रक्सी कोलाइट। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव कोलाइड। प्रोटेक्टिव मीन्स रक्सी कोलाइड। रक्सी कोलाइड क्या है भाई? रक्सी कोलाइड यह है कि कोई भी कोलाइड विलयन आपने लिया, इसे अवक्षेपित करने के लिए आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला। अब इलेक्ट्रोलाइट में एक ऐसा द्रव स्नेही कोलाइट डालना है। क्या डालना है? द्रव स्नेही कोलाइट, जो इसके स्कंदन को समाप्त कर दे या कम कर दे। मतलब कहने का मेरा यह है कि कोलाइड विलयन लिया, जैसे आप इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो अवक्षेपण शुरू हो जाएगा। अब आपको अवक्षेपण को रोकना है। अवक्षेपण को रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई ऐसी चीज डालनी पड़ेगी जो इस इलेक्ट्रोलाइट के अपोजिट वर्क करे, उल्टा काम करे, और वो होगा द्रव स्नेही कोलाइड। तो ये जो द्रव स्नेही कोलाइड है
इसे रक्सी कोलाइड कहते हैं। मतलब ये इसके अवक्षेपित होने से रक्षा कर रहा है, मीन्स कोलाइडी विलयन को का अवक्षेपण नहीं होने दे रहा है, तो वो कहलाएगा रक्सी कोलाइड। या उस पदार्थ को, पर्टिकुलर पदार्थ को रक्षक भी कहते हैं। अगर कोई पदार्थ पर्टिकुलर आप यूज कर रहे हैं तो वो रक्षक कहलाएगा। अब है गोल्ड नंबर, मीन्स स्वर्ण संख्या। स्वर्ण संख्या क्या है? एक 10 ml कोलाइडल सॉल्यूशन लेंगे, इसमें 10 ml ले लिया, और इस 10 ml में 10% NaCl का एक अलग से सॉल्यूशन बनाएंगे और इसमें से 1 ml इसमें डाल देंगे। 1 ml डालते ही प्रेसिपिटेट आएगा। इस प्रेसिपिटेट को रोकने के लिए अभी क्या यूज किया था? प्रोटेक्टिव कोलाइड। प्रोटेक्टिव कोलाइड। तो जितना भी प्रोटेक्टिव कोलाइड के मिलीग्राम यूज होंगे वो उसकी स्वर्ण संख्या कहलाएगी। तो किसी कोलाइडी विलयन के 10 ml में 10% NaCl का 1 ml डालने पर स्कंदन को रोकने के लिए जितने मिलीग्राम प्रोटेक्टिव कोलाइड की आवश्यकता होती है, रक्सी कोलाइड की आवश्यकता होती है, वह उसकी स्वर्ण संख्या कहलाती है। या किसी रक्सी कोलाइड की अपोजिट डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। किसी रक्सी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो दिए गए 10 ml कोलाइडी विलयन में 10% NaCl विलयन का 1 ml डालने पर उसके स्कंदन के प्रभाव को समाप्त कर दे, अर्थात इसके रंग को परिवर्तित ना होने दे, न्यूट्रलाइज करके रखे, उसे क्या कहेंगे? स्वर्ण संख्या कहते हैं। जैसे किसी की स्वर्ण संख्या 25 है और एक की स्वर्ण संख्या 5 है, तो अब सवाल पूछा जाता है कि कौन सा अधिक प्रभावशाली रक्सी कोलाइड होगा? तो रक्सी कोलाइड वो प्रभावशाली होगा जिसकी कम मात्रा यूज हुई। क्यों? देखिए, प्रभावशाली व्यक्ति हुआ जिसकी कम एनर्जी वेस्ट हुई। तो ये केवल 5 मिलीग्राम ही यूज हो रहा है इसके अवक्षेपण को रोकने के लिए, क्योंकि 10 ml में 1 ml जैसी डालेंगे तो अवक्षेपण होगा। उस अवक्षेपण को रोकने के लिए एक तो यूज हो रहा है 5 मिलीग्राम और एक के यूज हो रहे हैं 25 मिलीग्राम, तो पावरफुल कौन हुआ? 5 मिलीग्राम वाला। तो और सवाल अगर ये आता है कि स्वर्ण संख्या 25 से क्या तात्पर्य है, तो इसका मतलब है कि 10 ml कोलाइड विलयन में 10% NaCl का 1 ml डालने पर स्कंदन को रोकने के लिए 25 मिलीग्राम रक्सी कोलाइड की आवश्यकता होती है। इसे स्वर्ण संख्या कहते हैं। अब है एप्लीकेशन ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडी विलयन के अनुप्रयोग। कोलाइडी विलयन के अनुप्रयोग। कोलाइडी विलयन के अनुप्रयोग क्या है? बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। नंबर 1, इन मेडिसिन। मेडिसिन में क्या है? अधिकांश जो मेडिसिन होती हैं उनमें कोलाइड का यूज किया जाता है। कोलाइड जैसे दमा है, उसकी जो मेडिसिन तैयार की जाती है वो कोलाइड के द्वारा की जाती है। तो इस तरीके बहुत सारी जो कोलाइडल फॉर्म में जब हमारी बॉडी में जाती हैं तो वो एंटीबैक्टीरियल वर्क करती हैं, बैक्टीरियाज के अपोजिट वर्क करती हैं। तो इस प्रकार इसका मेडिसिन में भी बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है। नंबर 2, जो मेन एप्लीकेशंस हैं मैं उन पर डिस्कस करता हूं। इन स्मोक प्रेसिपिटेशन। स्मोक प्रेसिपिटेशन का मतलब धुएं के अवक्षेपण में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं तो उनमें क्या है
फैक्ट्रियों में जो कार्बन है, जो धुआं निकलता है वो कार्बन के रूप में निकलता है। कार्बन एक ऋणावेशित कोलाइड है। अब उसे क्या करते हैं हम, उसके अवक्षेपण को रोकने के लिए, जो उसकी जो छाई है, जो डस्ट है, उस डस्ट को रोकने के लिए उसकी चिमनी के अंदर धनावेशित कोई ना कोई गोला लटका दिया जाता है। जैसे चिमनी है, तो चिमनी में क्या काम होगा, ऊपर से मैग्नीशियम मिस Mg++ का गोला लटका दिया या इसके अंदर जालियां लगा दी। तो जैसे नीचे से कार्बन आएगा C4-, तो वो इसके साथ अवक्षेपित हो जाएगा और प्रेसिपिटेट बन जाएगा, और ऊपर केवल एयर चली जाएगी और नीचे जिसे छाई जो डस्ट के रूप में मिलती है वो नहीं जाएगी, और ये बाहर निकालते रहेंगे। अब ऐसे ही है थर्ड पॉइंट, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। जल के शोधन में, जल का शोधन कैसे किया जाता है, कोलाइड का क्या यूज है। जल के अंदर बहुत सारे जो निगेटिव पार्टिकल्स हैं, जो अशुद्धियां हैं, वो निगेटिव पार्टिकल्स के रूप में उपस्थित रहती है। और आपने सुना होगा कि जल को शुद्ध करने के लिए उसमें फिटकरी मींस एलम, जो एलम का जो फार्मूला होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 का ऑथराइज डॉट 24H2 मिला दिया जाता है। जब आप एलम मिलाएंगे तो इसमें Al3+ आयन जो है वो बहुत अधिक प्रभावशाली है, और जैसे ही ऋणात्मक आयन इसके कॉन्टेक्ट में आएंगे तो ये अवक्षेप बना देंगे। तो वो आप गंदे पानी में फिटकरी डालकर देखिए, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ऊपर गंदगी आ जाती है और नीचे साफ पानी रह जाता है। आप उसे छान लीजिए, वो पीने योग्य हो जाता है, एंटीबैक्टीरियल होता है। अब उसके बाद है नेक्स्ट, जो ब्लड है, ब्लड को रोकने के लिए, जैसे चोट लग जाए तो ब्लड जो है वो भी एक निगेटिव कोलाइड है, निगेटिव कोलाइड है। अब इसे रोकने के लिए क्या काम करेंगे, FeCl3 या आपने देखा होगा फिटकरी, ये दोनों चीज डाल दी जाती है। फिटकरी या फेरिक क्लोराइड डाल दीजिए तो क्या होगा, एकदम से रक्त का थक्का बन जाएगा, मिस खुरंड बन जाएगा, ब्लड बहना बंद हो जाएगा, जम जाएगा। वो कैसे होता है, क्योंकि निगेटिव कोलाइड है। जैसे Fe3+ आयन या Al3+ आयन अगर आप फिटकरी डाल दें, ब्लड के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो एकदम से अवक्षेप बना देंगे, और जो चोट लगी हुई है उस घाव के अंदर अवक्षेप के रूप में ये ब्लड का जो प्रेसिपिटेट है वो जम जाएगा, जिसे हम अपनी भाषा में खुरंड बोलते हैं। ठीक, इस तरीके से ये इसके एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जो मेन एप्लीकेशंस तो आपको बता दिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।